हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी में डॉक्टर निर्मल फिर से आया हूँ आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, जिस टॉपिक का नाम है डायग्नोसिस ऑफ क्रोहन डिजीज। जो क्रोहन डिजीज होता है उसकी डायग्नोसिस में क्या क्या यूज होता है, कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, कैसे उसको डायग्नोस किया जाता है, इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक का नाम है वो है डायग्नोसिस ऑफ क्रोहन डिजीज। ओके, तो इसमें क्या होता है, अधिकांश लोग जब दस्त मतलब डायरिया या पेट में ऐंठन, ये स्टमक क्रैम्प्स जिसे बोलते हैं, या वजन घटना, वेट लॉस होना चालू हो जाता है, तब वह डॉक्टर के पास जाते हैं। और इस डिजीज के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, इस डिजीज को जो अच्छे से इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, वो गैस्ट्रोइंटेरोलॉजिस्ट कहलाते हैं। उसे स्पेशलिस्ट कहा जाता है इस डिजीज का। ओके, तो गैस्ट्रोइंटेरोलॉजिस्ट याद रखो आप लोग। इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं क्रोहन डिजीज वगैरह या आईबीडी का जो स्पेशलिस्ट होते हैं उसे गैस्ट्रोइंटेरोलॉजिस्ट कहा जाता है। ओके, इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें डॉक्टर सबसे पहले आपका मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। मेडिकल हिस्ट्री डायग्नोसिस में याद रखो कि गैस्ट्रोइंटेरोलॉजिस्ट के पास जब आप जाओगे तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर आपका मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, मतलब आपका फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह जिसमें आता है, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। गैस्ट्रोइंटेरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं इस डिजीज के, ठीक है, स्पेशलिस्ट। वह क्या करते हैं डायग्नोसिस में सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, फिर क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद आपके फैमिली हिस्ट्री भी लिया जाता है। फैमिली फैमिली हिस्ट्री भी लिया जाता है। फैमिली हिस्ट्री लेने के बाद, कलेक्ट करने के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट रहता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर क्या करता है, स्वेलिंग या टेंडनेस वगैरह जो है वह देखते हैं आपके पेट में, जैसे स्वेलिंग और टेंडनेस, यह सब आपके फिजिकल एग्जामिनेशन में आता है। मेडिकल हिस्ट्री मतलब आपका जो सिम्टम्स वगैरह उसको देखते हैं। और फैमिली हिस्ट्री में वो पता करते हैं कि आपके मम्मी पापा भाई बहन इस सब में किसी को है कि नहीं। तो जो गैस्ट्रोइंटेरोलॉजिस्ट है वो पहले जो काम करते हैं मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करने का काम करते हैं, दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन का काम करते हैं, एंड थर्ड जो होता है वो फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। और जो स्वेलिंग हुआ या टेंडनेस हुआ यह सब कहाँ देखते हैं, तो ये सब पेट में, स्टोमक में, एब्डोमिनल में देखते हैं। ये फिजिकल एग्जामिनेशन में आते हैं। उसके बाद कुछ लैब टेस्ट किया जाता है पेशेंट का। उसके बाद जो गैस्ट्रोइंटेरोलॉजिस्ट होते हैं वह क्या करते हैं, तो कुछ लैब टेस्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कौन कौन से लैब टेस्ट करते हैं या क्या क्या उसका प्रोसीजर है, इसी सब के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये तीन मेडिकल, फिजिकल और फैमिली हिस्ट्री लेने के बाद क्या करते हैं, डॉक्टर कुछ लैब टेस्ट एडवाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है, तो ब्लड टेस्ट में ब्लड सेल्स काउंट और बायोकेमिस्ट्री टेस्ट किया जाता है। इसमें क्या ब्लड टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो ब्लड सेल्स काउंट, जिसमें आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी ये सब आ गया, ठीक है। और उसके बाद कुछ बायोकेमिकल टेस्ट किया जाता है, अब इसमें ब्लड टेस्ट क्यों करते हैं, तो ब्लड टेस्ट जो करते हैं उसमें कि ब्लड सेल्स काउंट देखने के लिए करते हैं, जिसमें आपका आरबीसी भी आ गया, डब्ल्यूबीसी भी आ गया। और बायोकेमिकल टेस्ट होता है जो सीआरपी वगैरह होता है, वो इसमें यूजफुल है। वो आगे हम देखेंगे कि सीआरपी इसमें कैसे यूजफुल है। तो ब्लड सेल्स की हम पहले बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि हाई लेवल और ब्लड सेल्स में अगर डब्ल्यूबीसी, जिसके हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी काउंट अगर इंक्रीज्ड है, हाई है, ठीक है, तो हाई लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी काउंट में इंडिकेट्स इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्शन। तो ब्लड सेल्स काउंट इसके लिए डॉक्टर ब्लड टेस्ट से करते हैं कि उसमें मेनली डब्ल्यूबीसी देखते हैं, या फिर एनीमिया रहेगा तो आरबीसी और हीमोग्लोबिन देखते हैं। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी काउंट देखते हैं। डब्ल्यूबीसी काउंट अगर इंक्रीज है, मतलब बढ़ गया है, अपने नॉर्मल रेंज से, नॉर्मल लिमिट से अगर बढ़ गया हुआ है, तो डॉक्टर डब्ल्यूबीसी काउंट अगर बढ़ा हुआ है तो कहाँ पे समझते हैं, तो वो वहाँ पे कोरिलेट करते हैं कि पेशेंट को इन्फ्लेमेशन है या ये इन्फेक्शन है। तो हाई लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी में इंडिकेट्स इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। लो लेवल ऑफ आरबीसी या हीमोग्लोबिन इंडिकेट्स एनीमिया। तो एक तो अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ गया हुआ है तो वह इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन देखेंगे,
इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन देखेंगे। इन्फ्लेमेशन, अगर लो लेवल ऑफ आरबीसी या फिर हीमोग्लोबिन है तो एनीमिया। ओके, एनीमिया ये देखते हैं। अगर एक्टिव इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या सूजन है तो, एक्टिव मतलब तुरंत अभी एक्टिव करंट में चल रहा है, ठीक है, तो अगर एक्टिव इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग सूजन है तो लीवर एक प्रोटीन बनाता है। हम सभी को मालूम है कि अगर हमारे बॉडी में एक्टिव इन्फ्लेमेशन है या सूजन है तो लीवर क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है। उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो उसे सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ओके, सीआरपी, जिसे हम फुल फॉर्म में सी फॉर सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। तो अगर लीवर में अगर एक्टिव हमारे बॉडी में एक्टिव इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग है तो लीवर क्या करता है, एक प्रोटीन बनाता है जिसे सीआरपी कहते हैं। और इससे इसमें क्या होता है कि ये क्रॉस डिजीज के डायग्नोसिस में भी आपको देखने को मिल जाएगा कि जो सीआरपी होता है वह उसका वैल्यू इंक्रीज रहता है, मतलब नॉर्मल रेंज से ज्यादा रहता है। तो ब्लड टेस्ट इसके लिए कराते हैं। ब्लड टेस्ट मेनली किसके लिए कराते हैं, तो ब्लड सेल्स काउंट देखने के लिए, और कुछ बायोकेमिकल टेस्ट कराते हैं। तो ब्लड सेल्स में क्या करते हैं, मेनली डब्ल्यूबीसी देखते हैं। डब्ल्यूबीसी अगर बढ़ा हुआ है तो पेशेंट के बॉडी में इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है। दूसरा देखते हैं कि जो आरबीसी है या हीमोग्लोबिन है वह अगर लो है तो पेशेंट एनीमिक है, मतलब एनीमिया भी है। और तीसरा है कि अगर बॉडी में एक्टिव इन्फ्लेमेशन है या स्वेलिंग है तो उस समय लीवर क्या करता है, लीवर क्या करता है, एक प्रोटीन बना देता है जिस प्रोटीन का नाम है सीआरपी। और सीआरपी क्रोहन डिजीज में, अगर क्रोहन डिजीज है तो उसके डायग्नोसिस में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वैसे कंडीशन में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन या स्वेलिंग के कंडीशन में सीआरपी जो होता है वह बढ़ जाता है बॉडी में। ओके, तो पहला तो ब्लड टेस्ट करते हैं। दूसरा इसके डायग्नोसिस में स्टूल टेस्ट किया जाता है, स्टूल टेस्ट। तो पहला ब्लड टेस्ट जो करते हैं उसमें मेनली सीआरपी, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी देखते हैं। तीसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट में क्या होता है, तो दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शंस इन द स्टूल। स्टूल टेस्ट इसके लिए कराते हैं कि दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन प्रेजेंट इन द स्टूल। अगर आपके स्टूल में कुछ बैक्टीरिया है या पैरासाइट्स है जिसकी वजह से डायरिया वगैरह होने की चांसेस हो जाती है, तो इसके लिए स्टूल टेस्ट कराते हैं। अगर पेशेंट को क्रोनिक डायरिया है तो उससे पता चलता है कि अगर पेशेंट को क्रोनिक डायरिया है, मतलब पुराना डायरिया है, तो इससे पता चलता है कि स्टूल में एक और टेस्ट किया जाता है जिसे कैलप्रोटेक्टिन के नाम से जानते हैं। अगर पेशेंट को क्रोनिक डायरिया है तो इससे पता चलता है कि स्टूल में एक और टेस्ट किया जाता है जिसे कैलप्रोटेक्टिन फेकल टेस्ट वो किया जाता है। अगर क्रोनिक डायरिया बहुत दिनों से, अगर पेशेंट को डायरिया है, लूज मोशन का प्रॉब्लम है, दस्त हो रहा है, तो वहां पे एक और टेस्ट स्टूल से किया जाता है जिसे बोलते हैं कैलप्रोटेक्टिन फेकल टेस्ट। ओके, उससे यह पता चलता है कि इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग कितना है। यह टेस्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट है स्टूल का, और क्रोन डिजीज में इसके लिए इंपॉर्टेंट है कैलप्रोटेक्टिन टेस्ट, कि इससे यह पता चलता है कि इंटेस्टाइन में करंट में कितना इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, या इंटेस्टाइन के स्थिति बताता है। ठीक है, तो कैलप्रोटेक्टिन जो टेस्ट होता है वह इंपॉर्टेंट होता है। वह इसके लिए होता है कि इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग कितना है, इसके लिए पता चलता है। तो ब्लड टेस्ट से आपने देखा, स्टूल टेस्ट में आपको पैरासिटिक या बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने के लिए, और दूसरा स्टूल टेस्ट में किया जाता है कैलप्रोटेक्टिन टेस्ट, वह इसके लिए कि इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग कितना है उसको देखने के लिए। तीसरा जो प्रोसीजर होता है उसे हम बोलते हैं इमेजिंग प्रोसीजर। तो पहला ब्लड टेस्ट, दूसरा स्टूल टेस्ट डायग्नोसिस ऑफ क्रोन्स डिजीज में, तीसरा है इमेजिंग प्रोसीजर। इमेजिंग प्रोसीजर में पहला होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में क्या होता है, तो सीटी स्कैन को जैसा मालूम है, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है, इसे कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी कहते हैं। इससे यह देखा जाता है कि इन्फ्लेमेशन कितना बढ़ा हुआ है या कितना सीवियर है, या
सीवियरिटी का पता कराता है, ठीक है। तो सीटी स्कैन हम क्यों करते हैं, तो सीटी स्कैन को सबसे पहले कंप्यूटर टोमोग्राफी बोलते हैं, और यह इसके लिए करते हैं कि इससे यह पता चलता है कि जो इन्फ्लेमेशन है इंटेस्टाइन में वह कितना सीवियर है, मतलब कितना ज़्यादा है। नेक्स्ट जो होता है इमेजिंग प्रोसीजर में वो होता है एमआरआई। एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रिसोर्स और इमेजिंग, ओके। मैग्नेटिक मैग्नेटिक रिसोर्सेंस इमेजिंग, ओके। एमआरआई में क्या होता है, एमआरआई में आपके बॉडी के अंदर के पार्ट्स को इमेज लेने के लिए एक बड़ा मैग्नेट, ये एमआरआई में क्या होता है, तो एमआरआई में होता है कि एमआरआई में आपके बॉडी के अंदर के फोटो, अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसको फोटो या इमेज लेने के लिए एक बड़ा मैग्नेट और रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है, ठीक है। रेडियो वेव्स और मैग्नेट किसके लिए, तो हमारे बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसको इमेजेस, फोटो क्लियर लेने के लिए क्या यूज होता है, तो मैग्नेट मतलब चुंबक और रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है। इससे क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस के आसपास के फिस्टुला को देखने के लिए यूज किया जाता है। एमआरआई का यूज कब किया जाता है, तो एमआरआई का यूज इस डिजीज में तब किया जाता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस के आसपास फिस्टुला को देखने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा होता है नेक्स्ट जो इसमें इमेजिंग में होता है वो होता है एंडोस्कोपी। पहला सीटी स्कैन, इमेजिंग प्रोसीजर में पहला सीटी स्कैन, दूसरा एमआरआई एंड तीसरा एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या होता है, तो एंडोस्कोपी स्वेलिंग वाले पार्ट्स की इमेज, जहां पे स्वेलिंग हुआ है उसमें स्वेलिंग वाले पार्ट्स की इमेज और वीडियो दिखाने के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक में थिन ट्यूब, जो एक पतला ट्यूब होता है जिसमें लाइट और कैमरा दोनों फिट रहता है, डाइजेस्टिव ट्रैक में डालते हैं। इससे प्रोसीजर में आपको बेहोश भी किया जाता है या किया जा सकता है। तो एंडोस्कोपी क्या होता है, समझ गए। एंडोस्कोपी मतलब स्वेलिंग वाले जो पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो इंटेस्टाइन के अंदर जो स्वेलिंग होता है उसको देखने के लिए या उसको वीडियो दिखाने के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक में थिन ट्यूब जो होता है, पतला एक नली होता है, उसमें लाइट और कैमरा फिट रहता है, वह डाइजेस्टिव ट्रैक में डालते हैं। इस प्रोसीजर में आपको बेहोश भी किया जाता है। नेक्स्ट जो होता है जिसे हम बोलते हैं कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी क्या है, तो इस प्रोसीजर में कोलोन एंड लोअर स्मॉल बाउल मतलब इलियम, ओके। कोलोनोस्कोपी में क्या होता है, तो इस प्रोसीजर, कोलोनोस्कोपी मतलब इस प्रोसीजर में कोलोन एंड लोअर स्मॉल बाउल, जो लोअर में आता है इलियम पार्ट्स का एग्जामिनिंग किया जाता है, और बायोप्सी सैंपल भी मटेरियल इस टेक्निक से किया जाता है। बायोप्सी जो होता है उसमें भी इस टेक्निक का कोलोनोस्कोपी का यूज किया जाता है। और दूसरा जो इसका यूज है, तो कोलोन और स्मॉल बाउल के जो लास्ट पार्ट होता है इलियम, उसको एग्जामिन करने के लिए यूज किया जाता है, जिसे हम कोलोनोस्कोपी भी कहते हैं। तो इमेजिंग प्रोसीजर ब्लड टेस्ट और इससे ज्यादा इसमें कारगर है। नेक्स्ट जो होता है उसे बोलते हैं अपर एंडोस्कोपी। नेक्स्ट प्रोसीजर, इस प्रोसीजर में क्या होता है, माउथ से होते हुए मतलब मुंह से होते हुए आपके थ्रोट मतलब गले में एक एंडोस्कोप डाला जाता है। अपर एंडोस्कोपी में क्या होता है, तो इस प्रोसीजर में माउथ से होते हुए आपके थ्रोट मतलब गले में एक एंडोस्कोप डाला जाता है। इसमें एक अटैच्ड कैमरा रहता है। एंडोस्कोपी में जैसा आपने देखा कि थिन ट्यूब में ऑलरेडी फिट लाइट और कैमरा रहता है, ऐसे ही इसमें क्या होता है कि एंडोस्कोप जब डाला जाता है तो उसमें एक अटैच्ड कैमरा रहता है, मतलब उसमें एक फिट कैमरा ही रहता है, जिससे माउथ से स्मॉल इंटेस्टाइन तक देखते हैं, ठीक है। डॉक्टर जो होते हैं अपर एंडोस्कोपी मतलब जब गले में वो एंडोस्कोपी डालते हैं जिसमें कैमरा रहता है, उसकी वजह से वह माउथ से लेकर और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच जो कुछ भी है वह देखते हैं। एंड नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है उसे बोलते हैं कैप्सूल एंडोस्कोपी। नेक्स्ट जो प्रोसीजर होता है उसे बोलते हैं कैप्सूल एंडोस्कोपी। तो कैप्सूल एंडोस्कोपी में क्या होता है, इसमें एक लाइट और कैमरा के साथ एक स्मॉल प्लास्टिक कैप्सूल निगलने के लिए पेशेंट को दिया जाता है। एक कैप्सूल आता है, उसमें क्या रहता है, लाइट और कैमरा
प्लास्टिक का कैप्सूल रहता है छोटा सा, उसमें लाइट और कैमरा लगा रहता है। तो इसमें एक लाइट और कैमरा के साथ एक स्मॉल प्लास्टिक कैप्सूल पेशेंट को निगलने के लिए जाता है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक से निकलते टाइम, गुजरते टाइम क्या करता है, पिक्चर ले लेता है। तो इस ढंग से हमने देखा कि जो डायग्नोसिस ऑफ क्रोहन डिजीज है उसमें क्या क्या किया जाता है। तो डायग्नोसिस ऑफ क्रोहन डिजीज में सबसे पहले तो डॉक्टर क्या करेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद क्या बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री लेंगे, फैमिली हिस्ट्री के बाद ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट में आपको WBC काउंट देखेंगे, WBC काउंट बढ़ा हुआ है तो इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, या फिर अगर लो RBC काउंट है या हीमोग्लोबिन है तो फिर उसमें एनेमिक पेशेंट हो सकता है। और दूसरा, जब अगर एक्टिव इन्फ्लेमेशन है तो पेशेंट की जो लीवर है, बॉडी, हमारे बॉडी की जो लीवर है वो एक प्रोटीन बनाता है जिसे CRP कहते हैं, और क्रोहन डिजीज में अगर है तो CRP बढ़ा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट जो होता है स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन इसके लिए करते हैं कि स्टूल एग्जामिनेशन से पता चलता है कि पेशेंट को कोई पैरासिटिक या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या नहीं है। और दूसरा जो टेस्ट स्टूल से किया जाता है, जो कैलप्रोटेक्टिन फेकल टेस्ट के नाम से जानते हैं, वह इसके लिए किया जाता है कि पेशेंट के जो इंटेस्टाइन है उसका इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन या स्वेलिंग कितना है या सीवियरिटी देखने के लिए। नेक्स्ट जो होता है वो इमेजिंग प्रोसीजर होता है। इमेजिंग प्रोसीजर में सबसे पहले CT स्कैन करते हैं, फिर उसके बाद MRI करते हैं, MRI करने के बाद फिर एंडोस्कोपी करते हैं, एंडोस्कोपी या फिर उसके बाद कोलोनोस्कोपी, ऊपर उसके बाद अपर एंडोस्कोपी और फिर कैप्सूल एंडोस्कोपी। इस टाइप के प्रोसीजर यूज किया जाता है डायग्नोसिस ऑफ क्रोहन्स डिजीज में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलते हैं आपके साथ एक अलग टॉपिक पे, जिसमें हम मेडिसिन देखेंगे, क्रोहन डिजीज में कौन कौन से मेडिसिन यूज किया जाता है। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ क्रोहन डिजीज टॉपिक का नाम रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू।